हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था यानी सामंती व्यवस्था। हमने पिछली दो कक्षाएं ली जिसमें भूमि के प्रकार, जागीर के प्रकार और उस समय सामंतों को दिए जाने वाले सम्मान ये पढ़े। उसके अलावा हमने पढ़ा दूसरी कक्षा में कि सामंतों के कौन कौन से कर्तव्य होते थे और उस समय किस रियासत में कितनी श्रेणियां होती सामंतों की। आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक अधिकारी, रियासत में कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते और उस समय की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी। तो हम आज की कक्षा शुरू करने से पहले जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा उसका 2-3 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा भूमि के प्रकार, जिसमें एक भूमि होती थी खालसा भूमि। ये राजा के सीधे नियंत्रण में होती यानी राजा की निजी संपत्ति कहलाती। यहाँ से जितना भी राजस्व आता उसका उपभोग राजा करता। दूसरी भूमि पढ़ी हमने जागीर भूमि। यहाँ जो मुखिया होता, प्रमुख, वो होता सामंत। तो जागीर से जो राजस्व आता उसका आधा हिस्सा सामंत रखता, आधा हिस्सा किसके पास? राजा के पास भेजता। इसके अलावा एक और भूमि पढ़ी हमने इजारा भूमि। इजारा भूमि यानी इसका दूसरा नाम था ठेका या आंख बंदी, यानी जो बांटे में दी जाती है भूमि, वो कौन सी थी? आंख बंदी। यहाँ से जो जितना जो काम करता खेत में वो रखता आधा तो, और आधा किसको? राजा के पास भेजता। यानी 1/3, 1/4 इस तरह से, या आधे बाटे में। उसके अलावा भूमि पढ़ी थी हमने रियासत में, एक होती थी चरणोता भूमि या चारागाह भूमि, जो गांव गांव के पास में पशुओं को चराने के लिए छोड़ी जाती, उस भूमि को कहते थे चारागाह भूमि। और उस समय में ज्यादा पशु कौन से होते थे? गाय। इसलिए इसका दूसरा नाम कौन सा था? गोचर भूमि। तो इस पर जो नियंत्रण होता वो किसका था? ग्राम पंचायत का। यानी इस पर नियंत्रण रखने वाली जो पंचायत थी वो थी ग्राम पंचायत। तो 4 प्रकार की भूमि पड़ी, खालसा भूमि, जागीर, इजारा और चरणोता। फिर उसके बाद हमने जागीर के प्रकार पढ़े। रियासत में कौन कौन सी जागीर हुआ करती थी? पहली थी सामंत जागीर। राजा अपने भाई बंधुओं को जागीर दे रहा है, वो कहलाएगी सामंत जागीर। राजा प्रशासनिक अधिकारियों को जागीर दे रहा है, वो कहलाएगी हुकूमत जागीर। कौन सी? हुकूमत जागीर। और प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता था मुतसदी। तो दूसरा नाम क्या हुआ इसका? मुतसदी जागीर। इसके अलावा यानी यहाँ से जो राजस्व प्राप्त होगा वो मुतसदी यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उपभोग करेंगे। उसके अलावा तीसरी पढ़ी हमने भौम जागीर, यानी जो भौम की रक्षा करते हुए, रियासत की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनको जो जागीर दी जाती है वो कहलाती भौम जागीर। और चौथी पढ़ी हमने शासन या शासन जागीर। शासन या शासन जागीर जो मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गौशाला के लिए दी गई, या विद्वान ब्राह्मण और चारण कवि इनको दी गई, वो कहलाती शासन या शासन जागीर। मुगल काल में कहते इसे मदद ए मास। तो ये तो होगी खालसा और जागीर भूमि। उसके अलावा हमने सम्मान पढ़े थे। एक था ताजीम, यानी सामंत दरबार में आता तो उसके स्वागत में राजा अपनी गद्दी से खड़ा होता। तो ये 2 प्रकार का था। अगर सामंत आया है दरबार में तब खड़ा हुआ केवल, तो एक एवड़ी ताजीम। और जब आया और गया, दरबार में सामंत आया तब भी खड़ा हुआ, और दरबार में सामंत गया, दरबार से गया तब भी खड़ा हुआ, तो वो कहलाती 2 उड़ी ताजीम। केवल आने पर एक एवड़ी ताजीम, आने और जाने पर 2 उड़ी ताजीम। उसके अलावा बाह पसाव। कौन सा? बाह पसाव यानी जब सामंत दरबार में आता तो राजा के अपनी तलवार निकाल करके राजा के घुटनों के टच करता। राजा अपनी बाहें पसार करके, हाथ लंबा कर करके उसकी पीठ थपथपाता सामंत की। तो ये तो हो गया बाह पसाव। और दूसरा हाथ कुरब। हाथ कुरब इसमें भी बाह पसाव वाली प्रक्रिया थी, यानी सामंत दरबार में आएगा, अपनी तलवार निकालेगा, राजा के घुटनों के टच करवाएगा, राजा अपनी बाह पसार करके उसकी पीठ थपथपाएगा और उस हाथ को अपने हृदय से लगाएगा, इसलिए वो कहलाएगी हाथ कुरब। तो 3 सम्मान हो गए। राजा सामंत के सम्मान में खड़ा हो रहा है गद्दी से, तो ताजीम, बाह पसार करके पीठ थपथपाई, बाह पसाओ,
और भाप पसार करके पीठ थपथपा करके उसको अपने हृदय से लगाया तो हाथ कुरब। इसी प्रकार से मेवाड़ में वो मारवाड़ में दिए जाते वो सम्मान कहलाते सिरोपाव, जिनमें से सर्वोच्च सम्मान होता हाथी सिरोपाव। कौन सा? हाथी सिरोपाव। उसके अलावा दूसरा पालकी, फिर घोड़ा, सादा सिरोपाव, और कंठी दुसाला, कंठी दुपट्टा, ये सिरोपाव मारवाड़ में दिए जाते। यानी जो वीरता का प्रदर्शन करता है युद्ध में, जो सामंत अपने शौर्य का प्रदर्शन करता या रियासत के लिए अच्छा प्रदर्शन करता, तो उनको दी जाती क्या? ये सम्मान दिए जाते थे। या किसी कवि को या विद्वान को भी ये सम्मान मिलते थे। उसके अलावा हमने कर्तव्य पढ़े सामंतों के, कौन कौन से? पहला तो था रेख, जागीर से रेख एकत्रित करना, राजस्व इकट्ठा करके कुछ हिस्सा अपने पास रखना और कुछ हिस्सा राजा के पास भेजना। दूसरा चाकरी, यानी युद्ध के समय या शांति काल के समय रियासत में सामंत जाता साल में एक बार और सेवाएं करता, सेवाएं देता या उनका राजा का सहयोग करता, तो वो कहलाता सामंत। यानी युद्ध के समय दे दिया या त्योहारों के समय शांति व्यवस्था बनाने के लिए गया, या कोई महल किलों का निर्माण हो रहा है तो उसकी व्यवस्था देख रहा है। राजमाता जब तीर्थ यात्रा पर गई तो उसकी सुरक्षा में गया, तो ये चाकरी कहलाई। या राजकुमारी की शादी है तो वहाँ व्यवस्था देख रहा है, तो ये हो गई चाकरी। तीसरा जो मुख्य कर्तव्य था वो उत्तराधिकार शुल्क देना, यानी एक सामंत की मृत्यु हुई तो जो नया सामंत बना, जो उसका उत्तराधिकारी बना, वो राजा को अब शुल्क देगा नए सामंत के रूप में स्वीकृति लेने के लिए। तो इसको अलग अलग नामों से जानते, जैसे मेवाड़ में तो कहते केद खालसा, केद खालसा, और तलवार बंदाई, तलवार बंदाई और नजराना। इसके अलावा मारवाड़ में कहते इसे हुक्मनामा और पेशकशी, हुक्मनामा पेशकशी। ये विस्तार से हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, तो वहाँ देख लेना। तो उत्तराधिकार शुल्क देता। उसके अलावा चौथा था जो वो कहलाता नजराना, यानी जब युवराज की, राजा के बेटे की शादी होती तब जो सामंत कर देता, टैक्स देता या उपहार के रूप में जो शुल्क देता, वो कहलाता नजराना। और जब राजकुमारी की शादी होती तब जो टैक्स देता वो कहलाता न्योत कर। और युद्ध के समय जो सामंत राजा को कर देता वो था गनीम बराड़। इसके अलावा हमने सामंतों की श्रेणियां पढ़ी थी, कौन कौन सी? मेवाड़ में तो 3 श्रेणी पढ़ी हमने, 3, जिनमें से एक तो थी 16 सामंत, यानी इसमें 16 ठिकाने थे, जिनमें प्रमुख कहाँ का सामंत था? सलूम्बर का। कहाँ का? सलूम्बर का सामंत, जो चुंडा या चुंडा के वंशजों को मिली हुई थी ये जागीर। दूसरा 32, इसमें 32 ठिकाने आते, इसलिए इसका नाम था 32। और तीसरी में 100 से अधिक थे, इसलिए उसे गोल के सामंत या उमराव कहते थे, उमराव सामंत। मेवाड़ में 3 श्रेणियां हैं, 16, 32 और गोल के। उसके अलावा जो मारवाड़ है वहाँ 4 श्रेणियां थी। मारवाड़ में कितनी? 4। पहली तो थी कौन सी? राजवी सामंत, यानी राजा की निकट 3 पीढ़ी के जो सामंत थे, निकट 3 पीढ़ी वाले, यानी राजा की पीढ़ी, राजा के पिता वाली पीढ़ी और राजा के बेटे वाली पीढ़ी, इनमें से जो सामंत बनता वो कहलाता राजवी सामंत। और जो दूसरा, वो इन 3 पीढ़ियों के अलावा जो सामंत बनते वो कहलाते सरदार सामंत। या राजा ने नहीं, वो इनका जो राठौड़ थे, इनका किसी वंश में रिश्तेदारी होती, वो सामंत बनते। कहाँ? राठौड़ों में, यानी मारवाड़ में, वो कहलाते गिनायत सामंत। या राठौड़ों की किसने अधीनता स्वीकार किया किसी ने, तो वो भी कौन, उनमें से अगर कोई सामंत बनता तो वो भी कौन से सामंत? गिनायत सामंत कहलाते। उसके अलावा राजवी, सरदार, गिनायत और चौथे जिनको प्रशासनिक अधिकारियों को सामंत या जागीर दी जाती वो कहलाते मुत्सदी सामंत। क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होता उनको कहते मुत्सदी, तो मुत्सदियों को दी जाने वाली जागीर मुत्सदी जागीर। इसके अलावा जयपुर में थी कौन सी? 12 कोटड़ी व्यवस्था, जो पृथ्वीराज ने शुरू की, यानी 12 कोटड़ी व्यवस्था। ये कौन सी रियासत में? जयपुर में। यहाँ पृथ्वीराज ने शुरू की थी। किसने? पृथ्वीराज ने। और इसके अलावा
कोटा में दो श्रेणियां थी। एक तो थी देशती, जो कोटा रियासत में या देश में रहकर सेवा करता वो देशती कहलाता, और जो मुगल दरबार में राजा के साथ रहकर सेवा करता वो कहलाता हजूर थी। और जैसलमेर में पढ़ी हमने दो श्रेणियां, कौन सी? एक तो जीवनी, कौन सी? जीवनी, और एक डाबी। जो राजा के दाई ओर बैठते, जो दाई साइड बैठते राज दरबार में, वो तो कहलाते जीवनी, यानी दाएं हाथ में जीव ज्यादा है, यानी वो शक्तिशाली ज्यादा थे। तो जो शक्तिशाली थे वो तो कहलाते जीवनी, और वो राजा के दाई ओर बैठते। और जो राजा के बाईं ओर बैठते वो कहलाते डाबी, यानी बाएं हाथ थोड़ा दबा हुआ है, इसमें शक्ति कमजोर है। तो जो डाबी सामंत होते इनके पास शक्ति कम थी। बीकानेर में तीन श्रेणियां पढ़ी हमने। एक तो बीका के वंशज वाले प्रथम श्रेणी में, क्योंकि बीकानेर बसाया किसने? बीका ने, तो ये तो प्रथम श्रेणी में आ गए। और बीका के जो चाचा हैं कांदड़, तो उनके, और जो बीका के अन्य भाई है उनके जो वंशज आए वो सेकंड श्रेणी में, यानी बीका के अलावा जो आए वो। और अगर बीका ने किसी पर अधिकार किया है, यानी बीका के जिसने अधीनता स्वीकार किया, या बीकानेर पर पहले राठौड़ों से पहले किसी का अधिकार था, तो उनमें से कोई सामंत बनाए वो आएगा तृतीय श्रेणी में। अब पढ़ते हैं आज की जो कक्षा है उसमें हम पदाधिकारी पढ़ेंगे और उसके बाद न्यायिक व्यवस्था। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था, यानी जो मुख्य होता रियासत का वो तो कहलाता शासक या राजा। तो इसके बाद जो सेकंड पद था महत्वपूर्ण वो किसका था? प्रधान, दीवान, मुसाहिब या अमात्य। तो इसका जवाब होगा प्रधान। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में, उससे पहले RS 2015 में पूछा जा चुका है। आइए अब अध्ययन करते हैं। राज्य या रियासत के प्रशासनिक अधिकारी, मुखिया या प्रमुख तो होता कौन? राजा, शासक या किंग। इसे ईश्वर का अंश या भगवान का प्रतिनिधि मानते थे, कि भगवान ने इन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए भेजा है। इसके पास सभी प्रशासनिक, सैनिक, न्यायिक शक्तियां होती थी, इसलिए इसे इन शक्तियों का मुख्य केंद्र मानते थे। प्रशासनिक शक्तियां जैसे मंत्रियों की नियुक्ति करना, उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करना, या सामंत को जागीर देना, उनके कार्यों का निरीक्षण करना, और अच्छे कार्य करते हुए उनकी प्रमोशन करना, पदोन्नति करना, प्रशासनिक शक्तियां। और ये सर्वोच्च सेनापति माना जाता कि किस रियासत के साथ कब युद्ध करना है, कहाँ कब्जा करना है। तो सर्वोच्च जो सेनापति वो था वो कौन था? राजा। और न्यायिक शक्तियों में मुख्य होता, यानी जो अंतिम निर्णय होता वो किसका? राजा का ही मान्य होता था। इनके मुख्य कर्तव्य थे राजा के जनता की रक्षा करना। कैसे? किसी बाहरी रियासत ने आक्रमण कर दिया तो उससे, उस राजा से या आक्रमणकारी से रक्षा कौन करेगा? जनता की, राजा। या पालन करना जनता का, कभी अकाल पड़ गया तो किसानों को राजस्व में छूट दे दी या राहत कार्य चलाते। जैसे वर्तमान में अभी जो कोरोना महामारी आई, वहाँ जो सरकार थी उसने भी रिलीफ कार्य चलाई या मुफ्त में अनाज दिया। तो उसी प्रकार जब अकाल पड़ता या कोई महामारी आती तो भी राजा पालन करता जनता का, राहत कार्य चला करके या तालाबों का निर्माण करवा करके, और धर्म के अनुसार शासन का, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करता, धर्म के अनुसार शासन चलाता। तो राजा रियासत का मुखिय होता तो क्या मनमर्जी करता? क्या निरंकुश था? तो राजा निरंकुश नहीं था। इस पर सामंत, मंत्री, पुरोहित, युवराज और स्थानीय संस्थाएं अंकुश लगाती थी, यानी मनमर्जी करने से रोकती थी। तो सामंत, सामंत कौन था? ये रियासत में जो राज्य की रीढ़ कहलाता था, यानी रियासत की रीढ़। ये राजा की जो वंश परंपरा है उससे संबंधित, यानी राजा का भाई बंधु ही हुआ करता था। कौन? सामंत। इसको जागीरें देता कौन? राजा। इनको उपाधियां देता, यानी सम्मान देता राजा अच्छे कार्य करने के लिए। ये रियासत का जो जागीर होती वहां से राजस्व इकट्ठा करता और उसका प्रशासन संभालता रियासत का, और उसमें से कुछ राजस्व अपने जीवन निर्वाह के लिए रखता और बाकी राजस्व या रेख राजा के पास भेजता। मंत्री आगे हम पढ़ेंगे, प्रधान, दीवान जो भी हैं, बख्शी, नए बख्शी ये, और पुरोहित ये राजा का पंडित होता है, एक तरह से राजा को सलाह देने वाला। उसके अलावा युवराज, ये राजा का
बड़ा बेटा रहता था, यानी ज्येष्ठ पुत्र राजा की कामकाज में सहायता करता, क्योंकि राजा के बाद राजा कौन बनेगा? युवराज। तो ये उसकी सहायता करके राजा की खुद अनुभव प्राप्त करता। और स्थानीय संस्थाएं यानी कुछ संस्थाएं होती थी जो राजा को सलाह देती थी। राजा निर्णय किस आधार पर करता? धर्मशास्त्रों के अनुसार, यानी वर्तमान में जो संविधान के अनुसार न्याय की जाती है, तो पहले किसके अनुसार? मनुस्मृति या कात्यायन स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, इसके आधार पर न्याय किया जाता था। यानी मनुस्मृति है जो प्रथम न्यायिक ग्रंथ माना जाता है कि यह पहला न्यायिक ग्रंथ था। इसमें जो सजाएं लिखी गई थी जिस अपराधों के तहत, उसी अनुसार राजा भी न्याय करता था। राजा अल्पायु का रहता यानी कम उम्र का रहता, तब शासन कौन संभालता था? राजमाता या उसके लिए संरक्षक बनाया जाता। जैसे अजमेर में पृथ्वीराज छोटा है, तब शासन किसने संभाला? उसकी माता कर्पूरी देवी ने। जब मेवाड़ में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य छोटा था, तब इसकी माता कर्मावती ने मेवाड़ का शासन संभाला। जब मोकल छोटा था यानी 12 वर्ष का था, तब शासन किसने संभाला? इसका संरक्षक बनाया गया चुंडा को। फिर बाद में रणमल को बनाया गया जो मोकल का मामा था। जब कुंभा छोटा था मेवाड़ का राजा, तब संरक्षक किसको बनाया गया? रणमल को। राजा के और कौन कौन से कार्य होते थे? दरबार लगाना, सवारी निकालना या शिकार का आयोजन करना। इनको जो अच्छे काम करते हैं उनको उपाधियां देना। और राजा खुद भी उपाधि धारण करता, जैसे महाराजा, महाराजा आदिराज, परमेश्वर, राजराजेश्वर, नरपति, नरपेंद्र, भूपति, भूमिपति, इस प्रकार की उपाधियां खुद भी धारण करता था। और जो राजाओं में सर्वोच्च राजा माना जाता था राजपुताने में या राजस्थान में, वो मेवाड़ के महाराणा को मानते थे। यानी जो अन्य जैसे जयपुर में कछुआ हैं, अजमेर में चौहान है, जोधपुर बीकानेर में राठौड़ हैं, तो ये अपने से ऊंचा स्थान मानते थे किसका? मेवाड़ के महाराणा का। उसको सम्मान देते थे। और राजा जो सामंत होते उसको तो कहता काका जी या बाप जी, वो काका जी या भाई जी, ये तो कहता सामंतों को, यानी सम्मानित शब्द से बोलता सामंतों को, क्योंकि सामंत या तो काका है यानी इसके पिता का काका है किसी रियासत का, या जो राजा है उसके ही भाई हैं, इसलिए उनको काका जी या भाई जी के शब्दों से संबोधित करता। और जो सामंत होते वो राजा को कहते बाप जी के नाम से। किसके? बाप जी। बाप जी शब्द से संबोधित करते। तो ये हमने राजा के बारे में पढ़ा। अब सेकंड जो सर्वोच्च पद था रियासत में, वो था प्रधान का। राजा के बाद दूसरा सर्वोच्च पद किसका? प्रधान का। ये सभी मंत्रियों में मुख्य होता था, इसलिए इसे कहते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री परवर। ये राजा को प्रशासन चलाने में, सैनिक मामलों में, न्यायिक मामलों में सलाह देता था। तो इसका मुख्य कार्य कौन सा हुआ? राजा को प्रशासनिक, सैनिक, न्यायिक मामलों में सलाह देना। मारवाड़ में जो भूमि अनुदान दिए जाते उन पर प्रधान के हस्ताक्षर होना आवश्यक था। तो कौन सी रियासत में? मारवाड़ में। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कोटा में से फौजदार कहते, बूंदी में दीवान, बीकानेर और जो बीकानेर और भरतपुर है वहां कहते मुख्तियार। तो बीकानेर, भरतपुर में मुख्तियार, जयपुर में मुसाहिब, मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर में प्रधान कहते। और इसका पद वंशानुगत प्राप्त होता है, यानी कुछ रियासतें ऐसी थी जहां ये पद वंशानुगत, यानी एक ही वंश के व्यक्ति को या एक ही ठिकाने या जागीर के सामंत को प्रधान बनाया जाता। जैसे मेवाड़ में सलुम्बर के सामंत को, यानी जो चुंडा या चुंडा के वंशज थे या जो सलुम्बर का सामंत होता उसको प्रधान बनाया जाता मेवाड़ रियासत में। और जो मारवाड़ थी वहां पहले तो आवा के सामंत को बनाया जाता, फिर उसके बाद जब विजय सिंह सामंत महाराजा बना, कौन? विजय सिंह, तब किसको बनाया जाने लगा? आसोप के सामंत को। और जब मान सिंह राजा बना तब बनाया जाने लगा पोखरण के सामंत को। तो ये पद यानी जो प्रधान होता वो वंशानुगत पद भी प्राप्त होता। मेवाड़ में सलुम्बर के सामंत को, मारवाड़ में आवा, आसोप और पोखरण के सामंत को। तो राजा के बाद जो रियासत में दूसरा सर्वोच्च पद था वो किसका था? प्रधान का। अब कुछ रियासतें ऐसी थी जहां प्रधान ही होता, उसके अलावा दीवान नहीं होता, या
कुछ रियासतों में प्रधान नहीं होता, दीवान होता। तो यहाँ जैसे हमने पढ़ा कि बूंदी में प्रधान को ही क्या कहते हैं, दीवान। और कुछ रियासतें ऐसी होती थी जहाँ जो सेकंड पद तो किसका, प्रधान का, और थर्ड किसका, दीवान का। तो अगला पद किसका आएगा अब, दीवान का। दीवान राजस्व या वित्त या अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता या प्रमुख होता, यानी इसे वित्त मंत्री कहते थे। यानी रियासत में जो भी धन का मामला होता वो कौन देखता, दीवान देखता था। इसको परगनों में हाकिम की नियुक्ति करने का, यानी हाकिम को कहते हैं जज। तो परगनों में जो न्याय करता हाकिम, उसकी नियुक्ति कौन करता था, दीवान। यानी ये केवल सलाह देता था, और इसकी सलाह पर नियुक्ति करने वाला कौन था, राजा या शासक करता था। राजा के राज्य में नहीं होने पर जो शासन संभालता, कौन संभालता, दीवान। तो जब ये शासन संभालता तब ये देश दीवान कहलाता था। तो राजा के राज्य में नहीं होने पर शासन कौन संभालता, दीवान। तब क्या कहलाता, देश दीवान। इसका जो ऑफिस होता, जो दफ्तर होता, उसको कहते दीवान ए हजूरी। इसमें राजधानी से संबंधित, रियासत से संबंधित जो भी कागज होते वो रखे होते। तो राजधानी के यानी रियासत के जो सभी कागज थे वो कहाँ सुरक्षित रखे होते, दीवान ए हजूरी में। तो दीवान कौन था, राजस्व वित्त या अर्थ विभाग का प्रमुख या अध्यक्ष, इसे वित्त मंत्री कहते। परगनों में हाकिम को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास, दीवान के पास। और जब राजा राजधानी में नहीं रहता तब शासन संभालता तो देश दीवान कौन कहलाता, दीवान। इसके अफसर, इसके दफ्तर को क्या कहते हैं, दीवान ए हजूरी, जहां सभी कागज सुरक्षित रखे जाते थे। इसके अलावा राजस्थान के प्रत्येक राज्य ने महकमा बकायत होता था। यानी जो रियासतें होती उसमें महकमा बकायत होता था, एक पद। या RS प्री 2009 में पूछा है कि महकमा बकायत कौन होता था। अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, राजा के बकायों का भुगतान करता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, राजाओं के लिए ऋण संग्रह करता था। तो इसका जवाब होगा, जब अच्छी फसल होती या कोई सामंत बकाया नहीं देता या रेख नहीं जमा कराता, राजस्व नहीं देता, तब जो बकाया वसूल करता वो कहलाता महकमा बकायत। तो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। रियासत में हमने पढ़ा राजा, प्रधान, दीवान। उसके बाद जो बख्शी होता, जो सैनिक होते, उनका जो मुख्य होता है, यानी सेना में भर्ती करने वाला सैनिकों की, उसके लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करने वाला, अनुशासन में रखने के लिए यानी सैनिकों के लिए नियम बनाने वाला, वो कौन था, बख्शी। कौन था, बख्शी। यानी ये रक्षा मंत्री था, रियासत का रक्षा मंत्री बख्शी कहलाता। देखिए उस समय राजा के पास तो कम सैनिक हुआ करते थे, यानी उसके सीमित मात्रा में सैनिक होते थे, यानी उसके अंगरक्षक या जो राजमहल होते थे उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब बाहरी रियासत ने आक्रमण किया तब सेना लेकर के जाता कौन, ये सामंत सेना लेकर के जाते। यानी जो राजा था वो किसके, सामंतों पर निर्भर हुआ करता था सैनिक रूप से। जो ये पद था बख्शी का, इस पर पशुओं की बीमारी को जानने वाले को महत्व दिया जाता, क्योंकि सेना में कौन कौन रहते, पैदल सेना होती, घुड़सवार सेना होती, हाथी सेना, रथ सेना। और मुगलों का जब प्रभाव आया तब तोपे और बंदूकची भी शामिल होने लगे। जब तोपे और बंदूकची शामिल हुए तब रथ सेना धीरे धीरे कम होने लग गई थी या लुप्ती हो गई थी। तो पशुओं की बीमारियों को जानने वाले को क्यों महत्व देते, क्योंकि सेना में घोड़े होते, हाथी होते, ऊंट होते, तो इनको कब बीमारी हो सकती है, इसका क्या इलाज हो सकता है, उसके लिए जानना जरूरी है। तो बख्शी जो होता उसको पशुओं की बीमारियों को जानने वाला होता, उसको ही बख्शी बनाया जाता था। जो तोप खाना होता, जहां तोपें रखी होती, उसका जो प्रमुख होता उसको कहते दरोगाए तोपखाना। क्या, दरोगाए तोपखाना। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में सेना रहती, कौन सी, ऊंट सेना, जो ऊंट पर सवार होकर के युद्ध करते। तो इसका जो प्रबंध करता, ऊंटों का जो प्रबंध करता, वो विभाग कहलाता सुतुरखाना विभाग। तो कहाँ ऊंट सवार सैनिक थे, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर सेना में। और उनका ऊंटों की सेना का जो प्रबंध करता वो विभाग कहलाता सुतुरखाना विभाग। तो बख्शी कौन था, रक्षा मंत्री, सेना में सैनिकों की भर्ती करने वाला, उनको प्रशिक्षण दिलवाने वाला, नियम बनाने वाला,
और इस पद पर किसको महत्व दिया जाता? जो पशुओं की बीमारियों को जानता था। सेना में जो पैदल सेना होती उसका मुखिया कहलाता पैदलपति। घुड़सवार जो सैनिक होते उस सेना का मुखिया अश्वपति, हाथियों का गजपति और रथ का रथपति। और जो बाद में बंदूकची भी शामिल किए जाने लगे, वो तोपे भी। मुगलों का प्रभाव आने के बाद तो यहाँ छोटी तलवारें और जो हल्की ढाल छोटी तलवारें इनका उपयोग होने लगा था। अब इसकी सहायता के लिए यानी बख्शी की सहायता के लिए एक और पद रहता, वो कहलाता नायब बख्शी, उपबख्शी या महकमा बकायत। इसका मुख्य काम तो क्या था? जो दीवान ए हजूरी था, दीवान का जो ऑफिस था, उसमें जो कागज रखे होते रियासत के, उसके आधार पर जिस रियासत में राजस्व बकाया है, जिस सामंत या जागीर का राजस्व या रेख बकाई है, उसके अफसरों को उसकी दरें बताता और रेख वसूली करने के लिए कहता। यानी दीवान ए हजूरी में कागजों के आधार पर रखे परगनों के अफसरों को राजस्व की दरें बताता और जो बकाया होता राजस्व उसकी वसूली करता। या कभी अच्छी फसल हुई है यानी उस समय जो शेष राजस्व होता उसकी वसूली करता। क्योंकि अगर किसी सामंत ने मना कर दिया राजस्व देने के लिए, तब बख्शी सेना की टुकड़ी लेकर के जाता और या तो अपनी इच्छा से दे देता सामंत, या फिर सैनिक बल पर यानी बलपूर्वक उससे राजस्व वसूलता था। तो बकाया वसूलने वाला कौन था? महकमा बकायत, नायब बख्शी या उप बख्शी। और इसका दूसरा काम था सैनिकों को वेतन देना, क्योंकि सेना किसके पास है? बख्शी के पास। तो उसकी सहायता कौन करा है? नायब बख्शी। तो नायब बख्शी सैनिकों को वेतन भी देता था। और जब रियासत में किले निर्माण होता, उस समय जो खर्चा होता उसका हिसाब किताब भी कौन रखता? नायब बख्शी। यानी सैनिकों को वेतन कौन दे रहा है? नायब बख्शी। सैनिकों के में जब रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के पास, तो जब से रियासत की सुरक्षा के लिए किले का निर्माण किया जाता, तो उस समय खर्च का हिसाब कौन रखता? महकमा बकायत या नायब बख्शी या उप बख्शी। अब आगे पढ़ते हैं। खानसामा यानी ये खाद्य मंत्री था। कौन? खाद्य मंत्री। रियासत में जो भी खाने की यानी राजमहल में जो भी खाद्य सामग्री होती आवश्यकता की, उसकी पूर्ति करने वाला कौन होता? खानसामा। या राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखने वाला कौन था? वो भी खानसामा। यानी रियासत में ज्यादा सैनिक होते, सैनिक ज्यादा हुआ, या राजमहल में सेवक हैं और भी अन्य पदाधिकारी हैं, दासी हैं, तो उनके लिए जो खाना बनता वो जो कारखाने होते, जो रसोई होती, उन पर नियंत्रण रखने वाला कौन था? खानसामा। या रियासत में कोई सामान खरीदा जा रहा है, यानी खाने से संबंधित जो भी वस्तुएं आ रही हैं, उनका खरीदने का काम किसका था? खानसामा का। राजकीय सामान का क्रय करना या कोई पुराना सामान है उसको बेचने वाला भी कौन था? खानसामा। और इस पद पर ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी, यानी ईमानदार व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, क्योंकि उस समय राजा के खिलाफ साजिशें रची जाती थी, षड्यंत्र रचे जाते थे कि राजा के भोजन में जहर मिला करके उसको मार देते और कोई दूसरा राजा बन जाता। अब अगर खानसामा ईमानदार नहीं है तो कोई खानसामा को रिश्वत दे सकता है, राजा के खाने में जहर मिला करके उसकी मृत्यु करवा सकता है, या इसको लालच दे सकता है कि आपको कोई बड़ा ठिकाना दिया जा सकता है, या आपको किसी बड़े पद दिया जा सकता है। तो इस पद पर इनकी ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। दूसरा, जब राजकीय सामान खरीद रहे हैं राजा, यानी राजमहल में जो सामान आ रहा है 1 रुपए का, बता रहे हैं 2 रुपए का, या कोई सामान बेच रहे हैं 10 रुपए का, बता रहे हैं 5 का, या बताया ही नहीं, यानी उसको गायब भी कर दिया, तो इसलिए भी इस वजह से रियासत घाटे में जाएगी। तो इस वजह से भी ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। और जब ये ईमानदारी से काम करता तो इसका प्रमोशन होता दीवान के पद पर। किसके? दीवान के पद पर पदोन्नति की जाती है, इसका प्रमोशन किया जाता, क्योंकि दीवान के पास तो और भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण पद है। उसके पास तो राजस्व का काम है, यानी अर्थ का काम है, पैसों का काम ज़्यादा है। रियासत का जो धन का काम है वो किसके पास है? दीवान के पास। तो खानसामा अगर यहाँ ईमानदारी से काम करेगा तो इसके दीवान के पद पर पदोन्नति की जाएगी।
तो खानसामा कौन था? राजमहल में खाद्य सामग्री की पूर्ति करने वाला, राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखने वाला, राजकीय सामान का क्रय विक्रय करने वाला, और अगर ये ईमानदारी से काम करता तो दीवान के पद पर इसकी पदोन्नति की जाती। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमेतिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था। RAS प्री 2018 में पूछा है कि नेमेतिक कौन था? राजकीय कवि, लोक स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख, राजकीय ज्योतिष या मुख्य न्यायिक अधिकारी। तो इसका जवाब होगा नेमेतिक था राजकीय ज्योतिष यानी राज पंडित। आगे पढ़ते हैं। नेमेतिक जो पूजा पाठ के नियम जानता वो कहलाता नेमेतिक यानी राजकीय ज्योतिषी, राज पंडित। ये इसका काम क्या होता? राजमहल में पूजा संपन्न करवाना, मुहूर्त देखकर शुभ कार्य करवाना राजा से। तो नेमेतिक कौन था? राजकीय ज्योतिष। आगे पद है मीर मुंशी, राजा के कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला। यानी ऐसा तो नहीं कि राजा किसी राजा को पत्र लिख रहा है, किसी सामंत को, तो खुद पत्र लिखेगा। तो उसके लिए जो पत्र लिख कर देता वो कहलाता मीर मुंशी। तो राजा के कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला कौन था? मीर मुंशी। राजा किसी राजा को पत्र लिख रहा है तो वो कहलाएगा खरीता। राजा किसी सामंत को पत्र लिख रहा है तो वो कहलाएगा रुक्का। यानी राजा द्वारा राजा को लिखा गया पत्र कहलाता खरीता, राजा द्वारा सामंत को लिखा गया पत्र कहलाता रुक्का। तो राजा के कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला कौन था? मीर मुंशी। आगे है सिकदार, नगरों की देखभाल करने वाला, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पद सर्जित किया गया और वो था सिकदार का। यानी एक सिकदार नियुक्त किया जाता। इसे मुगल कहते कोतवाल। ये गैर सैनिक कर्मचारियों की खर्चों की देखभाल करता या उनकी जांच करता था। तो नगरों में देखभाल करने वाला नगरों की कौन था? सिकदार। या नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला कौन था? सिकदार। और मुगल इसे कहते थे कोतवाल। अगला पद है वकील का। वकील का काम क्या है? वर्तमान में जो आरोप लगाता है, जो अभियोगी है या जिस पर आरोप लगे हैं यानी जो अभियुक्त है, उसकी तरफ से जज के और इनके बीच में यानी आरोप लगाने वाले के जो पीड़ित पक्ष है उसके और जज के बीच में बातचीत करने वाला कौन होता है? वकील। तो उसी तरह राज दरबार में सामंत का प्रतिनिधि कौन होता? वकील। यानी राजा व सामंत के बीच बातचीत करने वाला कौन होता? वकील। अगला पद है किलेदार का। जो थाने का होता है थानेदार, तो वैसे ही रियासत में जो किले होते हैं उसमें किलेदार नियुक्त किया जाता था। यानी किलों की देखरेख करने वाला कौन है? किलेदार। ड्योढ़ीदार, राजमहल का सुरक्षा अधिकारी। ड्योढ़ी का मतलब है दरवाजा। ड्योढ़ी का मतलब क्या है? दरवाजा। यानी जो दरवाजे पर खड़ा रहता, राजमहल के बाहर दरवाजे पर खड़ा रहता, वो कहलाता ड्योढ़ीदार यानी द्वारपाल या गेट कीपर। यानी आपने देखा होगा कि कोई उच्च अधिकारी का ऑफिस है या कोई मंत्री का ऑफिस है या कोई भी संस्था या भवन है, उसके बाहर दरवाजे पर व्यक्तियों की जांच करने वाला होता है ताकि वो ऑफिस सुरक्षित रहे, कोई अनावश्यक चीज या ऐसी अनुचित चीज लेकर अंदर ना जाए। तो इस वजह से सुरक्षा करता यानी उसकी जांच करता। उसी तरह राजमहल के गेट के ऊपर भी द्वारपाल या ड्योढ़ीदार खड़ा रहता और वो जांच करके अंदर जाने देता। तो ड्योढ़ीदार कौन था? राजमहल की सुरक्षा करने वाला, सुरक्षा अधिकारी। आगे है अब परगनों का प्रशासन। यानी परगने जो खालसा भूमि होती उसको विभाजित किस में किया जाता? परगनों में। तो यहाँ एक सर्वोच्च अधिकारी होता, जो पद होता वो था हाकिम का। इसकी नियुक्ति तो कौन करता? राजा। और किसकी सलाह पर? दीवान की सलाह पर। जो हाकिम होता ये दीवानी और फौजदारी संबंधित मामलों की सुनवाई करता और उसमें न्याय करता। दीवानी मतलब जो अहिंसक मामले हैं जिसमें हिंसा नहीं होती, जैसे तलाक का मामला, चोरी का हो गया, दुर्घटना का मामला हो गया, ऐसे मामलों में। तो इनमें जो पीड़ित पक्ष है उसको, जो अपहरण का मामला है यानी इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसको केवल मुआवजा दिलाया जाता है दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में। और जो फौजदारी मामला है
जिसमें हिंसा होती है, जैसे हत्या हो गई, मर्डर हो गया, अपहरण हो गया, या रेप का मामला है, या किसी हथियार से हमला कर दिया जिसमें हिंसा हुई है, मारपीट हुई है, तो वो मामले कहलाते हैं फौजदारी। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसको नहीं, जो आरोपी है यानी अपराधी है उसको सजा या जुर्माना लगाया जाता है उस पर, यानी उसको सजा दी जाती है। तो जो दोनों मामले होते परगनों में, दीवानी और फौजदारी, उनमें सुनवाई करने का और न्याय करने का अधिकार किसके पास था? हाकिम के पास। और अगर हाकिम ने कोई निर्णय दिया और वो संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके विरुद्ध अपील किसके पास करता? दीवान के पास। जयपुर में तो कहते फौजदार किसको? हाकिम को। और कोटा में हवालगिर। इसकी सहायता के लिए एक पद सर्जित किया गया और वो था ओहदेदार, यानी इसकी सहायता करने कौन करता था? ओहदेदार। और हाकिम के अधीन और जो अन्य काम करते परगने में, जो प्रशासन संभालते, वो थे अमीन कानून गो, वाक्यानवीस या चौकीनवीस। वाक्यानवीस वो है, इसका दूसरा नाम तो खबर नवीस, यानी गुप्त सूचनाएं देने वाला, यानी गुप्तचर, यानी सूचनाओं का पहुंचाने वाला। तो वाक्यानवीस और चौकीनवीस, जो परगने में चौकी होती वहां रहने वाला चौकीनवीस कहलाता। तो परगनों में सर्वोच्च अधिकारी कौन? हाकिम। ये राजा द्वारा नियुक्ति दीवान की सलाह पर, या इसका मुख्य कार्य दीवानी व फौजदारी संबंधी मामलों को सुनना, कहाँ? परगनों में, और उसके न्याय करना या निर्णय सुनाना। इसके निर्णय के विरुद्ध दीवान के पास अपील की जाती। जयपुर में कहते फौजदार और कोटा में हवालगिर। सहायता के लिए ओहदेदार की नियुक्ति की जाती और हाकिम के अधीन अमीन कानून गो, वाक्यानवीस और चौकीनवीस रहते थे, यानी प्रशासन चलाते थे। यह जो हमने पीछे पढ़ा वो था 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक प्रशासन रियासतों का। और अब ये प्रश्न पूछा गया है वो है 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्सपटलिक का संबंध था। ये राजस्थान पुलिस 2018 में और पीएसआई 2018 में पूछा गया। कृषि कार्य पर नजर रखने वाला अधिकारी, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी, राजकोष और आभूषणों को रखने वाला अधिकारी, विदेश नीति से संबंधित अधिकारी। तो इसका जवाब होगा राज्य में जो आय व्यय का ब्यौरा था उसका जो ध्यान रखता, आय व्यय का खर्च का जो लेखा जोखा रखता, वो कौन था? अक्सपटलिक। अक्सपटलिक 8वीं से 12वीं सदी में, 8वीं से 12वीं सदी में राजस्थान की रियासतों का आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी, यानी मुख्य लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी, यानी पुरालेख मंत्री कहलाता कौन? अक्सपटलिक। तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा प्रधान होता कब? 13वीं से 18वीं सदी के बीच। कौन? प्रधान। इसको क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री, क्योंकि सभी मंत्रियों का प्रधान होता। लेकिन जब 8वीं से 12वीं सदी थी उस समय जो प्रधान होता, जो मुख्यमंत्री होता, वो कहलाता अमात्य। और जो संधि का मंत्री या युद्ध के समय जो मंत्री होता वो कहलाता संधि विग्रह। और विस्ग अधिराज होता मुख्य वेद, यानी दवाइयों के बारे में जानने वाला। कौन था? विस्ग अधिराज। और मुख्य दुख को कहते वंदीपति। यानी अक्सपटलिक तो कौन था? मुख्य लेखाधिकारी या पुरालेख मंत्री या आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला। अमात्य मुख्यमंत्री, संधि विग्रह युद्ध का मंत्री या संधि का मंत्री, विस्ग अधिराज मुख्य वैद्य या वंदीपति मुख्य दुख। अब पढ़ते हैं न्यायिक व्यवस्था। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है। यह ग्राम सेवक 2008 में है। पंचकूल क्या है? उच्च वर्गों के लिए गुरुकुल, जाति पंचायत, ग्रामीण परिषद या मंदिर पंचायत। तो इसका जवाब होगा ग्रामीण परिषद। देखिए हमने पढ़ा कि गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है? गांव को। आज भी हम देखेंगे कि सबसे बड़ा राज्य, जिला, पंचायत समिति या तहसील, उसके बाद ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई राजस्व ग्राम। तो उस समय भी प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई मानी जाती वो थी गांव। जो यहाँ प्रशासन देखता ग्राम स्तर पर वो संस्था थी पंचकूल, जिसे कहते ग्राम पंचायत। यानी पंचकूल का दूसरा नाम क्या है? ग्राम पंचायत। ये एक स्थानीय संस्था थी जिसमें अर्ध सामाजिक और अर्ध राजनीतिक लोगों को सम्मिलित किया जाता है, यानी इसके सदस्य बनाए जाते। इसमें 5 सदस्य होते
जिसका मुखिया कौन होता? पटवारी। और गांव की तरफ से लिया जाता है एक प्रशासनिक स्तर पर स्थायी रूप से जो स्थानीय अधिकारी लिया जाता उसको कहते हैं चौधरी या पटेल। तो पंचकुल क्या थी? एक स्थानीय संस्था, अर्ध सामाजिक अर्ध राजनीतिक संस्था। दूसरा नाम ग्राम पंचायत, 5 सदस्य जिसमें से मुखिया होता पटवारी, और गांव में से पंचायत जो प्रशासनिक स्तर पर स्थायी रूप से स्थानीय अधिकारी को नियुक्त किया जाता वो कहलाता चौधरी या पटेल। इसका मुख्य कार्य क्या है? पटवारी का मुख्य कार्य क्या होता है? भूमि का नामांकन करना, उसका लेखा जोखा रखना। तो उस समय भी जो पंचकूल होती, जो ग्राम पंचायत होती, उसका मुख्य काम था भूमि का नाम बदलना, किसी दूसरे के नाम से करना, उपज की व्यवस्था करना, गांव के स्थानीय जो विवाद होते जैसे तलाक, चोरी, जमीन विवाद, इनमें निर्णय करना पंचकूल, स्थानीय सुविधाओं का प्रबंध करना, कौन कौन सी? मंदिर की सुविधा या पानी पीने के लिए तालाब हो गया, शिक्षा व्यवस्था करना। तो ये पंचकूलों का मुख्य कार्य था। और एक और कार्य था पंचकूल द्वारा क्रय विक्रय पर कर लगाया जाना, यानी ये कर भी लगाती थी, यानी टैक्स लगाते थे। जैसे कीणा, आप कोई सामान खरीद रहे हो उसके लिए कितना अनाज देना होगा, वो कहलाता कीणा। यानी आज तो हम सामान खरीदने के बदले में राशि देते हैं, धन देते हैं, रुपए देते हैं। पहले उसके बदले में अनाज दिया जाता था, यानी अनाज के बदले में ही जो भी सामान खरीदा जाता, तो उस समय जो अनाज दिया जाता उसको कहते हैं कीणा। तो 1 किलो के लिए कितना अनाज देना है ये कौन तय करता? पंचकूल। दूसरा करता हीद भराई, यानी जो सब्जी विक्रेता हैं, जो माली है, वो अगर परगनों में आकर के यानी गाँव में, जिस गाँव में सब्जी बेचेंगे तो उन पर जो कर लगाया जाता वो कहलाता हीद भराई। तो ध्यान रखना पंचकूल द्वारा क्रय विक्रय पर भी कर लगाए जाते थे। इसमें 5 सदस्य, मुखिया कौन? पटवारी, और गांव की तरफ से कौन लेता है स्थायी रूप से? चौधरी या पटेल। आगे है, अब कोई जाति संबंधित कोई मामला है, तलाक का मामला है और भी कुछ, तो जो एक जाति से संबंधित है उसके लिए जाति पंचायत होती, वो उस समस्याओं का समाधान करती। पटवारी के सहायक भी और रहते, कौन कौन? कनवारी जो खेत की रक्षा करता, दफेदार जो भूमि का लेखा जोखा रखने वाला, तलवाटी उपज तोलने वाला कि किस किसान के कितनी उपज हुई है और अब उसको कितना राजस्व या उपज राजा के पास भेजनी है, तो वो तोलने वाला कौन था? तलवाटी। और गांव में या परगने में जो चौकी होती उस पर जो रहता वो कौन था? चौकीदार। पटवारी के सहायक कौन हुए? कनवारी जो खेत का रक्षक है, दफेदार भूमि का लेखा जोखा रखने वाला, तलवाटी उपज तोड़ने वाला। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि एक तरफ तो दे दे कनवारी, दफेदार, तलवाटी, चौकीदार, और सामने दे दे निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा सुमेलित है। तो कनवारी खेत का रक्षक, दफेदार भूमि का लेखा जोखा रखने वाला, तलवाटी उपज तोलने वाला। आगे है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? CET 2023 में है, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, अजीत सिंह या गंगा सिंह। इसका जवाब होगा मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह ने 1869 में महकमा खास की स्थापना की थी। आइए क्या है ये भी देख लेते हैं। महकमा खास की स्थापना ये एक सर्वोच्च न्यायिक अदालत है जिसका गठन 1869 में मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह ने किया। इसके गठन से पहले यानी ये एक न्याय प्रणाली में सुधार था एक तरह से। इससे पहले 1870 में शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। 1870 से पहले जैसे मृत्युदंड हो गया, सिर छेदन यानी सिर को धड़ से अलग कर दिया, अंग भंग कर दिया यानी कान काट दिया, नाक अंगुलियां काट दी, या उनको और भी जो दंड दिए जाते उनके स्थान पर यानी जो शारीरिक यातनाएं हैं उनके स्थान पर अब जुर्माना या कारावास देने की पद्धति प्रारंभ की गई। कब से? 1870 से। तो महकमा खास सर्वोच्च न्याय अदालत शुरू किसने की? शंभू सिंह ने। कब? 1869 में। और 1870 में इसके आने के बाद, इसके गठन के बाद शारीरिक यातनाओं को तो देना किया बंद और जुर्माना लगाया जाने लगा और कारावास दिया जाने लगा, यानी जेल की सजा सुनाई जाने लगी। और मारवाड़ में कारावास को कहते थे भागसी। मारवाड़ में जेल को क्या कहते हैं? भागसी। उसके बाद इसका शंभू सिंह की मृत्यु हुई, तब राजा बना, इसका उत्तराधिकारी बना सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह ने भी एक संस्था की स्थापना की
न्यायिक संस्था इजलास खास की 10 मार्च 1877 को। कब, किसने? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने। पहले अपीलें या अर्जियां जो लगाती थी, जो मुकदमे चलता, उसकी सुनवाई जो महाराजा का प्राइवेट सेक्रेटरी था उसके पास की जाती, पेश की जाती। अब महकमा खास में, महकमा खास नहीं, इजलास खास, किसमें? इजलास खास में ये अर्जियां पेश की जाने लगी। फिर इसको 1880 अगस्त 1880 में समाप्त किया गया और राजश्री महेंद्र राजसभा का गठन किया गया। तो इजलास खास की स्थापना किसने? सज्जन सिंह ने। महकमा खास की स्थापना किसने? शंभू सिंह ने। कब की? 1869 में। और इजलास खास की स्थापना कब की? 10 मार्च 1877 में। आगे चलते हैं। देखिए, इजलास खास की स्थापना किसने की? ये सीट 7 जनवरी वाली एग्जाम में पूछा है 2023 में। और जो महकमा खास है उसके बारे में 8 जनवरी को पूछा है, यानी ये प्रश्न 2 बार लगातार आया है। और ये आया क्यों? क्योंकि इससे पहले वीडियो मेंस जो ग्राम सेवक की मुख्य परीक्षा हुई 2022 में, उसमें भी इजलास खास की स्थापना के बारे में पूछा गया था। और ऑप्शन थे, तो किसने की थी इजलास खास की स्थापना? सज्जन सिंह ने। कब? 10 मार्च 1877 को। और इसको 1880 में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर बनाया गया राजश्री महेंद्र राज सभा। कौन सी? राजश्री महेंद्र राज सभा। और शंभू सिंह ने की थी महकमा खास की स्थापना। किसकी? महकमा खास की। कब की? 1869 में। ये याद रखना। राजा न्यायिक शक्तियों का मुख्य केंद्र होता, यानी न्यायिक जो निर्णय माना जाता वो अंतिम निर्णय किसका माना जाता? फैसला राजा का। अपील की अंतिम अदालत राजा, यानी अगर आप हाकिम के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए तो उसके विरुद्ध दीवान के पास ले जाओगे अपने फैसले को। वहां से भी संतुष्ट नहीं हुए तो आप राजा के पास, राजा के सामने अपील कर सकते हो। जैसे आज अधीनस्थ मामले में, अधीनस्थ न्यायालय में आप उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी नहीं हुए तो अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील करेंगे या अपना केस लड़ेंगे। तो पहले अगर कोई हाकिम के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ तो दीवान के पास, दीवान के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ तो राजा के पास अपील करता। तो अपील की जो अंतिम अदालत होती वो कौन था? राजा। यानी न्यायिक शक्तियों का जो मुख्य केंद्र था वो भी कौन था? राजा। और यह निर्णय करता है, यानी न्याय करता न्यायविदों की सहायता से, यानी जो न्याय को जानने वाले होते उनकी सलाह के आधार पर यह निर्णय या फैसला सुनाता। और न्याय सुनाने का आधार क्या था? धर्म शास्त्रों के अनुसार, यानी वर्तमान में तो संविधान के अनुसार न्याय की जाती है, फैसला सुनाया जाता है। पहले धर्म शास्त्रों के अनुसार। और जो प्रथम न्यायिक ग्रंथ माना जाता है वो था मनुस्मृति। प्रथम न्यायिक ग्रंथ कौन सा था? मनुस्मृति। यानी इसी के आधार पर निर्णय या न्याय की जाती थी। इसके अलावा कात्यायनी स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। और जो बड़े अपराध होते, मृत्युदंड का मामला होता या कोई देशद्रोह का, यानी रियासत के खिलाफ कोई साजिश रचता, तो जो बड़े मामले होते वो ही राजा के पास जाते। बाकी को तो छोटी संस्थाएं जैसे पंचकूल है, जातीय पंचायतें हैं, यहाँ ही निपटा लिया जाता था। तो न्यायिक शक्तियों का केंद्र कौन हुआ? राजा। अपील की अंतिम अदालत न्यायविदों की, यानी न्याय को जानने वालों की सहायता से न्याय करता। न्याय का आधार था धर्म शास्त्रों के अनुसार, जिसमें मुख्य मनुस्मृति, कात्यायन स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। और बड़े अपराध होते, मृत्युदंड का मामला होता या देशद्रोह का मामला होता, इसमें न्याय कौन करता? राजा। उसके अलावा दंड का क्या प्रावधान था, यानी सजा का कोई कठोर सजा दी जाती किसमें? बड़े अपराधों के लिए, जिसमें मृत्युदंड दिया जाता या सिर छेदन, यानी धड़ से सिर को अलग कर दिया, या अंग भंग कर दिया, यानी नाक काट दिया, कान अंगुलियां हटा दी, काट दी, या देश निर्वासन, यानी रियासत से बाहर निकाल देते। आपने सुना होगा देश निकाला, यानी देश से यानी रियासत से ही बाहर कर दिया। उसके अलावा कारावास यानी जेल की सजा, और मारवाड़ में कारावास को कहते हैं बागसी। और या उन पर जुर्माना लगाया जाता। या कोई छोटा अपराध होता, किसी ने अपमानित कर दिया या अपशब्द कर दिया, छुआछूत या भेदभाव कर लिया, तो उसके लिए सरल अपराध के लिए, छोटे अपराधों के लिए सरल सजा दी जाती। जैसे कबूतरों को चुगा डालना,
गौशाला में सेवा करना है कि एक महीने के लिए, 1 साल के लिए आप कबूतरों को चुगा डालोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो धर्म का काम है, सही काम है, लेकिन ये सजा का एक संकेत होता कि आपने कबूतरों को चुगा डाला हुआ है, यानी आपने कोई ना कोई अपराध किया है। तो इस शर्म से भी बचते थे लोग, यानी अपराध करने से भी बचते थे। और मुकदमा, गवाही या सजा का लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। यानी आज जो गवाह होता है, जो गवाही देता है, उसका लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है, या जज ने कोई फैसला सुनाया उसका भी लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। हम राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया है किसी अपराध के लिए, तो सेम यानी वही अपराध अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको भी वही सजा दी जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दे दी। तो 129 के तहत एक अभिलेख न्यायालय, तो सजा का रिकॉर्ड अब तो रखते हैं लेकिन पहले नहीं रखते थे। आगे अध्ययन करते हैं। अब कोई मध्य स्तर का मामला हुआ है तो उसको कौन सुनेगा? खालसा क्षेत्र का मामला है, यानी परगनों का कोई मामला है, तो वहाँ निर्णय कौन करेगा? हाकिम या जज। या किसी जागीर का मामला है, जागीर क्षेत्र में न्याय कौन करेगा? सामंत या जागीरदार। या कोई निचले स्तर का मामला है तो वहाँ पंचकूल देखेगी, यानी ग्राम पंचायत देखेगी। कोई चोरी का मामला है, तलाक का है, जमीन विवाद का मामला है तो पंचकूल देखेगी। या कोई एक जाति का मामला है तो उसमें निर्णय कौन सुनाएगी? जातीय पंचायत। तो उच्च स्तर के मामले राजा देखेगा, मध्य स्तर के मामले खालसा क्षेत्र या परगनों में हाकिम सुनाएगा फैसला, जागीर में सामंत या जागीरदार, और निचले स्तर में पंचकूल या ग्राम पंचायत, और जाति का मामला है तो जातीय पंचायत। अपराधी को सजा सामाजिक स्थिति के आधार पर दी जाती थी, जैसे ब्राह्मण को कम, उससे ज्यादा क्षत्रिय को, उससे भी ज्यादा वैश्य को, और उससे भी ज्यादा शूद्र को दी जाती थी। यानी सामाजिक स्थिति के आधार पर भी सजा देने में भेदभाव किया जाता था। न्याय शीघ्र व सस्ता था। शीघ्र ऐसे कि आज तो 1 तारीख हुई, सुनवाई हुई, उसमें फैसला नहीं हुआ, फिर अगली तारीख हो गई, फिर उससे ज़्यादा तारीख, यानी तारीख पे तारीख मिलती जाती है। लेकिन उस समय पंचकूल बैठी, यानी संस्था बैठी, जातीय पंचायत बैठी, दोनों पक्षों को सुना और हाथों हाथ ही पटेलों ने फैसला सुना दिया। और सस्ता इसलिए क्योंकि आज गवाह करना पड़ता है या बार बार जाना पड़ता है, उसमें खर्चा होता है, और उस समय ना तो कोई गवाह करना पड़ता है, जो भी आरोपी या पीड़ित पक्ष या जिस पर भी आरोप लगाया है उन दोनों का पक्ष सुनते पटेल या पंचकूल और फैसला सुना देते, तो उसमें कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए न्याय शीघ्र व सस्ता थी। जागीरदार सामंतों को शरण देने का अधिकार, यानी कोई अपराधी अपराध करके सामंत की शरण में आ गया तो अब उसको कोई सजा नहीं दे सकता। जैसे सलूम्बर का सामंत है केसरी सिंह, कहाँ का? सलूम्बर का। इन्होंने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी कब? जनवरी 1858 में, जब ये अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करता है। तब तात्या टोपे को इसने शरण दी दिसंबर 1858 में। उसके अलावा कोठारिया के सामंत जोध सिंह, उन्होंने जनवरी 1858 में तो शरण दी किसको? कुशाल सिंह चंपावत को, और उसके बाद अगस्त 1858 में शरण दी किसको? तात्या टोपे को, और भीमजी चारण को भी शरण दी थी। यानी शरण देने के अधिकार था किनको? सलूम्बर के सामंत, कोठारिया के सामंत को, यानी कुछ जागीरदार या सामंतों को शरण देने का अधिकार भी दिया गया था। आगे है, आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।